चंद्रवंश की प्रशासन व्यवस्था को आसान करने के लिए इसको हम दो हिस्सों में समझेंगे। एक हिस्से में हम समझेंगे इसके राज्य के बारे में, राज्य को किस तरह से कितने किन किन क्षेत्रों में बांटा गया। दूसरे बात करेंगे हम अधिकारी के बारे में, जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे राज्य के, और यही अपने आप में प्रशासन होता है। राज्य की जब बात करते हैं तो राज्य में सर्वोच्च होता है राजा, सब अच्छा जानते हैं। राजा के बाद राज्य बटा होता था मंडलों में, मंडल जिनको कहते हैं। मंडल की तुलना आप आज के जनपद या डिस्ट्रिक्ट यानी जिला से कर सकते हो। तो जिनको आज हम जिला कहते हैं वो मंडल के रूप में जाने जाते थे। और मंडल का जो प्रमुख होता था ये सामंत होता था, इसको ठक्कुर भी कहते थे, ठक्कुर। फिर मंडल के बाद आता था परगना। आज भी परगना को कहीं ना कहीं हम तहसील तो हम कॉमन भाषा में समझते ही हैं, बट तहसील में जब अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है कागजों में कई जगह परगना जैसा नाम आता है, जिक्र होता है। ठीक है, फिर परगना मतलब समझ गए ना, राज्य मंडल में विभाजित होता था, फिर हर एक मंडल परगनों में विभाजित होता था, और हर एक परगना विभाजित होता था गरखों में, गरखों। और गरखों का प्रमुख होता था नेगी। फिर गर्ख विभाजित होते थे गांव में, ठीक है, और गांव का प्रमुख होता था कोई बूढ़ा व्यक्ति या फिर सयाना। सयाना का मतलब होता है जो समझदार हो, और कोई बूढ़ा मतलब वयस्क व्यक्ति जिसके पास एक बड़ा अनुभव है, उसी को हम सयाना या बूढ़ा मानते हैं, इसीलिए उसको इसका प्रमुख बना दिया जाता था। और आपको याद होगा कि गांव में प्रधान की नियुक्ति की शुरुआत चंद्रवंशों ने ही की थी, प्रधान की नियुक्ति। तो इससे पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण पे इनका जोर था। तो ये हुआ राज्य का एक तरह से पूरा हायरार्की कि किस तरह से राज्य मंडलों में, मंडल परगनों में, और परगना गरखों और गरखे गांव में बटे होते थे। गांव में और डिटेल में जाओगे तो सैनिकों के लिए अलग होते थे, सामान्य नागरिकों के लिए अलग होते थे। परगना के बारे में थोड़ी जानकारी और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जो पर्वतीय भाग थे उसमें बताया जाता है 5 परगने थे, और जो मैदानी और तराई का जो रीजन था चंद्रवंशों के काल में वहाँ पे 6 परगने थे। ठीक है, तो कुल मिला के 11 से 12 के आसपास परगने मिलते हैं चंद राज्य में या कुमाऊं वाले रीजन में जहाँ चंदों ने शासन किया। अधिकारी की जब बात करें तो सर्वोच्च अधिकारी तो राजा ही होता है, इसको हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायाधीश भी कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, सबसे मेन होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश कह सकते हो आप, सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। राजा के बाद जो प्रमुख होता है, पहले नंबर पे तो राजा गया, दूसरे नंबर पे आता है जो प्रधानमंत्री के लेवल का होता था, जिसको हम बोलते थे कार्य जोशी, कार्य जोशी। और हमने क्या कहा, राजा के बाद कार्य जोशी, जो कि इसका जो लेवल होता था वो प्रधानमंत्री की जो पावर होती है आज के टाइम में वो होती थी। इसको कई बार दीवान के रूप में भी जानते थे। ठीक है, तो दीवान या प्रधानमंत्री कार्य जोशी हुआ करता। तीसरा प्रमुख अधिकारी होता था बख्शी। बख्शी तो शायद सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लो, ये होता था सेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जिसको हम सेनापति कहते हैं, जो आज के टाइम में हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक, 4th नंबर पर जो प्रमुख आते हैं वो आते हैं सलाहकार, और सलाहकार को चंद्रवंश के टाइम पे कहते थे मेहरा या फिर फर्तियाल। ये कौन होते थे, प्रधानमंत्री या राजा के सलाहकार होते थे। अच्छा, प्रधानमंत्री या दीवान जिसको हम कार्य जोशी कहते थे, इसके अंडर सचिव भी होते थे, अन्य मंत्री भी होते थे, जिनकी संख्या 10 होती थी। जैसे आजकल कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो 15% से ज़्यादा नहीं होता है टोटल स्ट्रेंथ के। इसी तरह से यहाँ भी क्या होता था, एक लिमिट थी कि लगभग 10 के आसपास ही मंत्री ऐसे बताए गए हैं। ठीक, तो ये बात हो गई इसकी इसके प्रशासन की बात हो गई। सिंपल सी बात है, आपको बस 2 हिस्सों में इसको पढ़ना है, एक राज्य और दूसरा अधिकारी। ठीक, अब बात कर लेते हैं
इसमें कुछ स्थापत्य कला की, क्योंकि प्रशासन में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। अब स्थापत्य कला की जब अब बात करते हैं तो इसमें भी हम बेसिकली दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम मंदिरों की, क्योंकि स्थापत्य कला में जनरली क्या होता है, या तो मंदिरों का निर्माण होता है या फिर किलों का निर्माण होता है। किलों को हम गढ़ भी कह सकते हैं, ठीक है, गढ़ा नहीं, गढ़। तो पहले मंदिर की बात कर लेते हैं। तो मंदिर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपको ज़्यादा जिक्र मिलेगा, ध्यान रखना। अल्मोड़ा में दो मंदिर हैं, एक तो तिरुपुर और एक पार्वतीश्वर। पार्वतीश्वर, ये दोनों के दोनों मंदिर बनवाए थे उद्योत चंद ने, जो चंद शासक था, उद्योत चंद। बेसिकली यहाँ मैं शासकों के नाम लिखूंगा, ठीक है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। उद्योत चंद ने अल्मोड़ा में दो मंदिर, तिरुपुर और पार्वतीश्वर मंदिर, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था उद्यान चंद ने, उद्यान चंद, ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो आप, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये एक बार में पढ़ के याद होने वाला है नहीं आपको। या इसका एक आसान तरीका ये है कि आप उत्तराखंड का मैप लो, अल्मोड़ा का प्रॉपर पिक्चर निकालो, वहाँ पे ये मंदिर लेबल करो और वहाँ पे शासक का नाम लिख दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मंदिर में तीसरा नंबर आता है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है शिव मंदिर। शिव मंदिर जो बनाया था थल में, और ये बनाया था रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र के बारे में आपको याद होगा, ये अकबर का समकालीन था और अकबर के दरबार में गया था, और इसने ये कैलाश मंदिर की तर्ज पर बनवाया था। कैलाश जो मंदिर है उसकी तर्ज पे इस मंदिर का नाम करवाया था, कैलाश मंदिर की तर्ज पर। आगे बात समझ में। अगला मंदिर आता है राम मंदिर। राम मंदिर ये भी अल्मोड़ा में है, और इसका निर्माण करवाया था सेम जिसने शिव मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि रुद्रचंद। तो ये दोनों के दोनों एक ही शासक ने निर्माण कराए हैं, ध्यान रखना है। फिर आता है एक फेमस मंदिर का नाम, जिसको आप कहते हो गोलू देवता का मंदिर। कहाँ है, अब ये मत पूछना, क्योंकि ये फिर बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। गोलू देवता का मंदिर बहुत फेमस है, अक्सर लोग यहाँ पे न्याय के लिए जाते हैं। ये बनवाया था बाज बहादुर चंद ने। तो अगर आपको याद रहे और कभी भी आप दर्शन करने जाओ गोलू देवता में, तो याद रखना कि इसको किसने बनवाया था, कौन से चंद शासक ने, बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है, इसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसको गोल कर दिया है तो इसको अंडरलाइन हटा देता हूँ मैं। इसके बाद आता है दूसरा फेमस मंदिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 धामों में इसको इंक्लूड किया जाता है। ये बनवाया था ज्ञानचंद ने। किसने, ज्ञानचंद। तो ये कुछ मंदिर हैं जिनकी हमने बात की और जिनको हमें याद भी रखना है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मंदिर मेरे हिसाब से जो आपको याद रखने ही रखने, जो आपको नहीं भूलना है, एक तो ये शिव मंदिर थल का जो रुद्रचंद ने बनवाया था, ठीक है, और नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे हो गया गोलू देवता का मंदिर, नंबर 3 पे हो गया बद्रीनाथ मंदिर। तो ये मंदिर आपको याद रखने ही रखने हैं। अच्छा, अगर कहीं पूछा जाए कि थल में हथिया देवाल मंदिर किसने बनवाया था, तो शिव मंदिर को, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेना, शिव मंदिर को ही शायद हथिया देवाल कहते हैं। या अगर कोई थल का है जिसने मंदिर में जाके दर्शन किए हैं, तो वो कमेंट में थोड़ा सा क्लियर कर दे, क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स में बहुत ज़्यादा क्लियर कट मिला नहीं है कि शिव मंदिर को ही हथिया देवाल कहा जाता है या हथिया देवाल कोई अलग मंदिर था। लेकिन ये कन्फर्म है कि हथिया देवाल भी रुद्रचंद्र ने ही बनवाया था। तो कहीं कहीं ये मिला है कि रुद्रचंद्र ने जो कैलाश मंदिर की तर्ज पर मंदिर बनवाया था वो हथिया देवाल मंदिर था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि हथिया देवाल मंदिर ही शिव मंदिर है या शिव मंदिर अलग था, हथिया देवाल अलग था।
ठीक है, तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, थोड़ा तुम लोग भी कर लिया करो, क्योंकि मैंने कोशिश कर ली, मुझे मिला नहीं और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, इसलिए तुम लोग होमवर्क कर लेना। ठीक, अब आते हैं हम गड़ों पे, यानी किलो की बात कर लेते हैं। जब किलो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम 3 किलो की बात करेंगे, और तीनों जो किले हैं, किलो नहीं किले लिखो भाई यहाँ पे, अल्मोड़ा में है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 किले की बात करेंगे हम। पहला है खगमरा, दूसरे किले का नाम है, क्या नाम था दूसरे किले का, लाल मंडी, कैसा नाम है बाबा, लाल मंडी। तीसरा था, लौ से था कोई, मल्ला महल, हाँ मल्ला महल। तीनों अल्मोड़ा में, लेकिन तीनों अलग अलग चंद शासकों ने बनवाए थे। खगमरा बनवाया था भीष्मचंद ने। अब इसको लिंक करने का एक तरीका है, आप कुछ भी निमोनिक्स या कुछ भी अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मेरा जो थोड़ा सा लिंक यहाँ पे कर रहा है, मुझे याद आ रहा है, वो माँ से भीष्म का माँ लिंक कर दो, याद हो जाएगा। लाल मंडी का लियाण चंद, आप सोच रहे हो तुम ये कौन सा शासक था यार, ये तो पढ़ा ही नहीं, तो ले के आगे का और लगा दो, कल्याण चंद। ठीक है, तो लाल और लियाण ऐसे याद रखो, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इनको याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाल मंडी का किला। अच्छा, एक चीज़ और, लाल मंडी का किला कुछ अलग नहीं, एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं माहिरा, फोर्ट माहिरा। तो लाल मंडी किले को ही हम फोर्ट माहिरा या मोयरा, मोयरा कहते थे शायद, हाँ फोर्ट मोयरा, इसी का नाम है लाल मंडी किले का, जो कि अल्मोड़ा में है, कल्याण चंद ने बनवाया था। फिर मल्ला महल की जब बात आती है, मल्ला महल बनवाया था आपका रुद्रचंद्र ने। किसने बनवाया था, रुद्रचंद्र, जिसने कैलाश मंदिर की तर्ज पर शिव मंदिर बनवाया था थल में। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किला आता है, ये 3 किले यहाँ बात कर ली, ठीक है। अब जो बात करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किले हैं। सबसे मैं पहले बात करता हूँ बाणासुर का किला। बाणासुर किला का ये है बेसिकली चंपावत में पड़ता है, चंपावत में, और ऐसा माना जाता है कि एक असुर दैत्य था जिसका नाम था बाणासुर, उसी ने इसको बनवाया था। असुर दैत्य नामक एक शासक ने कहो या फिर दैत्य ने कहो, उसने बनवाया था। स्थानीय भाषा में इसको मारकोट भी कहते हैं। तो मारकोट और बाणासुर कुछ अलग अलग नहीं, एक ही किले के नाम है। कहाँ है, चंपावत में। किसने बनवाया था, बाणासुर नामक दैत्य ने बनवाया था। अगला इंपॉर्टेंट जो किला है वो है बावली गढ़ का किला। बावली गढ़ का, बावली गैंड नहीं, हरियाणा में बावली गंड एक शब्द यूज होता है, ठीक है, वो नहीं है। बावलीगढ़ किला बेसिकली अब आप अच्छे तरह से जानते होंगे। अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखूं लंदन फोर्ट, तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लंदन फोर्ट बेसिकली पिथौरागढ़ में है। अब ये साथ में मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ही चंद शासकों ने नहीं बनवाया है, लेकिन जब किलों की बात हो रही तो इसको भी लपेट लेते हैं साथ में। ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है लंदन फोर्ट, या फिर बावलीगढ़ का किला, या फिर इसको सोरगढ़ का किला भी कहते हैं। सोरगढ़ का किला क्यों, पिथौरागढ़ को बेसिकली सोर घाटी कहते हैं। पिथौरागढ़ का दूसरा नाम क्या है, सोर घाटी, इसीलिए सोर घाटी में बना किला क्या कहलाएगा, सोरगढ़ का किला। किसने बनवाया था, सवाल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बनवाया था गोरखों ने या गोरखाओं ने, ये ध्यान रखना। ये चंद शासकों ने नहीं बनवाया था, ये अच्छे से याद रखना। गोरखाओं ने बनवाया था कौन सा, बावलीगढ़ का किला, ठीक है। अब लास्ट किला आता है, बाकी तो हम बात नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहीं से फंस जाना चाहिए मामला, नैथली का किला या नैथली किला, सिंपल लिख सकते हैं हम। नैथली किला कहाँ है भाई, नैथली का किला ये ध्यान रखना है, ये भी अल्मोड़ा में है। नैथली का किला ये किस जगह पे है, स्थान इसका अल्मोड़ा है, और इसको भी गोरखा कालीन ही माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गोरखा कालीन है, तो ये चंद वंशों ने नहीं बनवाया होगा, लेकिन याद रखना इसलिए ज़रूरी है गोरखा कालीन, क्योंकि जब गोरखा अटैक करते हैं ना तो सबसे पहले चंदों पे गाज गिरती है।
इसलिए यहाँ पे 2 किले हमने बात की जो गोरखाओं ने बनवाए थे, एक नैथली का और एक बावलीगढ़ का किला। तो 3 किले जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, बाणासुर, बावलीगढ़ और नैथली किला, जिसमें सिर्फ बाणासुर जो है वो सूर्यदत्त नामक बाणासुर ने बनवाया था, बाकी दोनों किले जो थे वो गोरखाओं ने बनवाए थे। चंदों ने जो 3 किले बनवाए थे अल्मोड़ा में, उनकी हमने बात कर ली थी, खगमरा, लाल मंडी और मल्ला। खगमरा भीष्मचंद, लाल मंडी कल्याण चंद को फोर्ट मायरा भी कहते हैं, और मल्ला महल रुद्रचंद के द्वारा। तो अब स्थापत्य कला के बाद 2-4 फैक्ट और बचे हैं इनके शासकों के, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चंद शासकों का राज्य चिन्ह क्या था, तो राज्य चिन्ह में आपको याद रखना है वो थी इनकी गाय। ठीक, राज्य चिन्ह में इनके गाय थी। उपासक यानी किसकी पूजा करते थे ये, तो ये शिव उपासक थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो मंदिर बनवाए, मंदिर की शैली जो थी, बनावट की शैली, उसको बोलते हैं कत्यूरी शैली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कत्यूरी शैली के मंदिर। और कत्यूरी शैली में इतने ज़रूरी नहीं है कि ये शिव के उपासक थे तो सिर्फ शिव का ही मंदिर बनवाया, ऐसा नहीं है। इसने विष्णु के भी मंदिर बनवाए, इन्होंने सूर्य के भी मंदिर बनवाए, इन्होंने गणेश के भी बनाए। ठीक है, तो शिव के तो बनाए ही बनाए, वो तो लिखना ही है मैंने, जिसमें थल का फेमस मंदिर है। ठीक, तो ये थी कुछ जानकारी चंद्रवंशों के प्रशासन और स्थापत्य कला से। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चंद्रवंश की अर्थव्यवस्था की, और उसके बाद बात करेंगे चंद्रवंश से जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनकी। ठीक है, तो चलो मुलाकात होगी अब लेक्चर 12 में।